नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। देश में कोरोना के चलते किसानों को प्याज का बाजार भाव कम मिल रहा है। ऐसे में किसान भाइयों, यदि आप प्याज को मंडी में नहीं बेचकर भंडार गृह में भंडारित करते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने ऑनियन स्टोरेज बनवाया है और उसमें प्याज को भंडारित कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। प्याज के बाजार भाव की असमानता को देखते हुए मैंने ये प्याज का ये स्टोरेज बनवाया है। इसमें सरकार की तरफ से अनुदान भी होता है और कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा कृषक की तरफ से भी लगाया जाता है। तो इसका मैंने ये 2017-18 में ये फाइल लगाई थी और 2018-19 में ये बनकर तैयार हो गया और इसकी कुल लागत 1,80,000 रुपये के करीब इसकी कुल लागत आई थी, जिसमें से 50% अनुदान मिल गया है। उसका 87,500 रुपये मुझे अनुदान के रूप में मिल गए हैं और ये करीब 90,000 रुपये मेरी खुद से लगाए हैं और ये तैयार हो गया है। 25 मीट्रिक टन का इसकी क्षमता है प्याज का स्टोरेज करने की और प्याज की असमानता को देखते हुए मैं अच्छा खासा ये बेनिफिट देता है। इसका पिछले साल भी मैंने बेनिफिट लिया है और इसमें मैंने 25 क्विंटल जो प्याज था मेरे पास वो मैंने इसमें स्टोरेज किया था। तो उसका बाज़ार भाव जब 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रहा था तो मैंने उसको बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमाया है। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाइयों को प्याज की खुदाई के तुरंत बाद बेचने पर अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है और जैसा कि अभी कोरोना और लॉकडाउन के चलते किसानों को प्याज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में यदि किसान प्याज का सही तरीके से भंडारण करें और जब बाजार में अच्छा दाम मिले तब बेचें तो उन्हें अधिक फायदा होगा। जब भी हम प्याज का स्टोरेज बनाते हैं तो थोड़ी सी सावधानी भी रखना बहुत आवश्यक होता है। वो किसानों को भी इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये थोड़े से ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए ताकि बरसात के मौसम में पानी जमा ना हो और अपने प्याज को ख़राब न करे। और एक दूसरा ये है कि इनकी जो अंदर जो इसकी स्टोरेज करने का जो खाना होता है उसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। करीब 4 फीट के करीब चौड़ाई तो चल जाती है, बाकी ज़्यादा चौड़ाई रखने से उसमें प्याज से हवा अच्छे से क्रॉस नहीं होगी और प्याज ख़राब होने के चांस होते हैं। तो जो प्याज स्टोरेज करने का जो अपना होता है तो उसको लंबाई चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा होगा तो उसमें हवा आसानी से पास होगी, जिससे प्याज भी खराब होने की संभावना नहीं होगी। किसान भाइयों, ये किसान प्याज के पत्तों को काटे बिना ही सीधे ही भंडार गृह में भंडारित करते हैं। इनका कहना है कि पत्तों समेत प्याज को भंडारित करने से प्याज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता है। और प्याज को रखने के बाद में 6 महीने इसकी कोई समस्या नहीं होती है। आराम से प्याज को जब इसमें स्टोरेज करते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं उसको काटे नहीं, उसकी जगह पत्तों को प्याज के लगे हुए उनको वहीं पर सुखा के अच्छी तरह से सूखने के बाद में इसमें स्टोरेज करने चाहिए। प्याज के पत्ते को काटने से उसमें फंगस प्याज में इंटर हो जाता है और वो धीरे धीरे प्याज को ख़राब कर देता है। तो ये हमें सावधानी भी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो है इसका बेनिफिट भी लेना चाहिए। जो हमने खर्चा किया है करीब 1,80,000 तो उसका हमें फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जब भी प्याज सस्ता हो तो इसमें स्टोरेज करना चाहिए और जब बाजार भाव ऊंचाई पर जाए तो उसको बेचकर हमें अच्छा मुनाफा कमाना चाहिए। प्याज का भंडारण करते समय ध्यान रखें कि आप कटे फटे गले सड़े प्याज को छांटकर अलग कर दें ताकि ऐसे प्याज अन्य प्याज को खराब नहीं कर सकें। और जब आपको प्याज का अच्छा बाजार भाव मिले तब आप प्याज को स्टोरेज से निकालकर बेच सकें। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है तो ये सीधा सीधा सा काम ये होता है कि ये लोहे का स्ट्रक्चर पहले ढांचा खड़ा किया जाता है और फिर लोहे का ढांचा खड़ा करने के बाद में उसके अंदर बांस की ये फंटियों से इसका ये बनाया जाता है, ढांचा बनाया जाता है अंदर। तो विशेष ध्यान रखने की बात तो ये होती है कि एक तो जो हम टिन शेड डालते हैं ऊपर वो चारों तरफ से करीब 3 से 4 फीट जो अपना ढांचा होता है उसे अतिरिक्त होनी चाहिए ताकि कभी हवा के साथ बरसात आए तो प्याज को बरसात नहीं लगनी चाहिए। और आगे पीछे साइडों में चारों तरफ करीब 3 से 4 फीट अतिरिक्त टिन शेड होना चाहिए।
यदि किसान भाइयों आप भी अनियन स्टोरेज बनवाना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान का फायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है तो सबसे तो यह है कि जब प्याज की सीज़न आती है तो बाज़ार भाव बिल्कुल कम स्तर पर रहते हैं। करीब 5 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक के बाज़ार भाव बिकते हैं। और जैसे ही ये बरसात का मौसम आता है तो इसके भाव चढ़ने लगते हैं। तो जब हम इसको प्याज को घर पर रखते हैं या अन्यत्र कहीं रखते हैं तो वो प्याज ख़राब होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और संभावना क्या, रुकता भी नहीं है प्याज। तो इसमें चारों तरफ से हवा लगती है प्याज के और छाया भी रहती है, बरसात में पानी भी नहीं गिरता है, तो प्याज अच्छे से इसमें सिक्योर रहता है और हम 6 महीने तक आराम से इसमें स्टोरेज रख सकते हैं। और जब बाज़ार भाव अच्छा मिले तो हम उसको बेच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मुनाफे का ये सौदा है। बाजार में गुलाब की मांग काफी ज्यादा है। जन्मदिन, सालगिरह, वैलेंटाइन डे और मदर्स डे जैसे और भी कई अवसरों पर गुलाब के फूलों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में गुलाब की खेती कम लागत में भारी मुनाफे देने वाली फसल हो चली है। लेकिन इसके लिए समय समय पर कुछ जरूरी प्रबंधनों को करना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी अग्निहोत्री। जो यूज करने वाले होने वाले गुलाब हैं, जिनको कि लूज फ्लावर की तरह भी यूज कर सकते हैं और बुके वाले पर्पसेस के लिए भी बहुत सारी वैरायटीज ग्रो होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लूज फ्लावर वाले जो गुलाब होते हैं या जो गार्डन वाले गुलाब होते हैं उनकी बात करूंगी। तो उनको हम मोस्टली ओपन कल्टीवेशन में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको साज सज्जा अच्छा दिखने के लिए इन जनरल गार्डन में लगाया जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे रोजरी में या रोज गार्डन में निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। हम लोग हैंड वीडिंग ही करते हैं क्योंकि आजकल जब जो भी किया जा रहा है हैंड वीडिंग या कुछ ऐसा, तो जो भी केमिकल वीडिंग जो है उसको हम आजकल डिस्करेज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, उसका मृदा के ऊपर, उसका सॉइल के ऊपर बहुत ही ख़राब असर पड़ता है। तो हैंड वीडिंग करते हैं हम। और मोस्टली अगर आप कोशिश करें, आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल हो तो गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। गुलाबों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मीन्स माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो फ्लावरिंग का टाइम है या फ्लावरिंग का सीज़न है, उस टाइम पे अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करवाएं, लगभग माइक्रो न्यूट्रिएंट का पूरा घोल बना हुआ मिलता है मार्केट में, रोजेस के लिए स्पेशली। तो उसको आप ला करके और 0.1% का घोल बना के फोलियर स्प्रे, मीन्स जो आपका स्प्रेयर होता है उसमें आप 0.1% का घोल बना के उसको स्प्रे कर सकते हैं। ताज़ा या नई लगाई हुई कलम को लगातार नमी मिलती रहे, इसलिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। आमतौर पर प्रारंभ में पहले सप्ताह में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। बाद में जाड़े के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। ग्रीन हाउस में सिंचाई 2 तरीके से की जाती है। पहला मिस्ट और दूसरा ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। ग्रीन हाउस में गुलाब की अच्छी उपज के लिए पानी की जरूरत इस प्रकार है। ठंडे मौसम में 2 लीटर, 35% सूर्य प्रकाश में 3 लीटर, 60 से 70% सूर्य प्रकाश में 4 लीटर और बहुत गर्म तापमान में 8 लीटर प्रति पौधा पानी देना चाहिए। और जो कट फ्लावर वाले गुलाब होते हैं उनको अगर हम बाहर में लगाएं तो गर्मी के सीज़न में उनका मेंटेनेंस जो होता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप बात करें तो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम लगाते हैं उनका तो रखरखाव कम्प्लीटली डिफरेंट है। मगर ओपन कल्टीवेशन में भी कुछ वैरायटीज़ गुलाबों की कट फ्लावर के लिए बहुत अच्छी आती है, जैसे कि क्रिस्टन डायोर हो गया, ग्लैडिएटर हो गया, और भी इस तरह की 3-4 वैरायटीज़ हैं। सूखी टहनियां काटकर अलग कर दें। गुलाब के पौधे के आधार से निकलने वाली नई शाखाओं को भी हटा देना चाहिए। ये शाखाएं पतली, लंबी व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं और पौधों को मिलने वाली खुराक का काफी हिस्सा ले लेती हैं, जिससे पौधों की बढ़वार व फूल उत्पादन कम हो जाता है। डायबेक रोग कटाई छटाई व फूलों के तोड़ने के बाद लगता है। पौधा ऊपर से काला होकर नीचे की ओर सूखना शुरू हो जाता है। उपचार के लिए रोगग्रस्त भाग को सफाई से काटकर 0.2% वाविस्टिन का घोल कटे हुए भाग पर लगा लें। गुलाबों में इन जनरल जो ज़्यादा डिजीज़ आती है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडरी मिल्ड्यू में सल्फर कंटेनिंग कोई भी अगर आपका फंजीसाइड आता है तो उसका आप स्प्रे करते हैं तो उससे उसका बचाव किया जा सकता है। और ऐसे एफिड्स आते हैं तो उसके लिए मैलाथियन का स्प्रे कर देते हैं। गुलाब की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान इल्ली से होता है।
इल्ली प्रारंभ में कोमल पत्ते को खाकर नुकसान करती है। इसके अलावा इल्ली फूल की कली में दाखिल होकर अंदर की पंखुड़ियों को भी खाकर नुकसान कर देती है, जिससे कलियां खिलती नहीं हैं। इसकी रोकथाम के लिए आगे की पीढ़ी को रोकने हेतु प्रति एकड़ 3 से 4 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC 5 मिलीलीटर और स्टिकर 6 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तो जब भी हम लूज फ्लावर की बात करते हैं तो जो उनका हार्वेस्टिंग करते हैं वो कम्प्लीटली ओपन स्टेज में करते हैं, मीन्स फूल जब पूरा खिला हुआ होता है तब करते हैं, ना कि वो थोड़ा भी फेड होने लगे तो उसके पेटल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। और अब हम कट फ्लावर वाले जो बुके वाले जो रोजेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो अभी वाले टाइम पे उनका जो हार्वेस्टिंग स्टेज है वो एक पेटल खुला हुआ, अगर नज़दीक का मार्केट है तो उसके लिए एक पेटल खुला हुआ, और अगर दूर का मार्केट है तो लगभग सारे पेटल्स उसके क्लोज होने चाहिए। इसको लगभग नीचे कम से कम आप 60 to 70 सेंटीमीटर का उसका स्टेम हो तो उतने लंबे स्टेम के साथ आप उसको हार्वेस्ट करते हैं। और हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद उसको बाल्टी भर सैनिटाइज्ड पानी में आप डालते हैं, और उसको पानी में डालने के बाद आपको उसको फील्ड हीट रिमूव करने के लिए एकदम ठंडे कमरे के अंदर आपको रखना होता है, जिससे कि टेम्परेचर जो हो उसका 4 से 5 डिग्री लगभग कम हो जाए। तो उससे क्या होता है, फूल आपका जल्दी नहीं मुरझाता है और मार्केट तक पहुंचने में फूल को आपके मदद मिलती है। उसमें आप चाहें तो लगभग एक बकेट पानी में लगभग 100 ग्राम के आसपास अगर ग्लूकोज डाल दें और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड लगभग पिंच भर, आधा चम्मच जैसे सिट्रिक एसिड डाल दें, तो फूल जो होगा आपका वो देर से खराब होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव निवार, जिला उदयपुर के राजीव प्रताप ने। आपने वर्टिकल फार्मिंग के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, वर्टिकल गार्डनिंग जो है या वर्टिकल गार्डन्स, जिसको हम फिर गार्डनिंग करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको गार्डनिंग बोलते हैं। ये एक तरह से बागवानी का है, नया कार्य है। और इसमें हम करते क्या हैं कि वर्टिकल जैसा नाम है, यानी खड़ा बागवानी, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं खड़ा बागवानी। यानी ये जमीन जगह कम घेरता है और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे इसके प्रति वर्ग मीटर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आते हैं। छतों, बालकनी और शहरों में बहुमंजिला इमारतों के कुछ हिस्सों में फसली पौध उगाने को भी वर्टिकल कृषि के ही एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके सबसे अच्छे नतीजे तब मिलते हैं जब ऐसी खेती इमारत के भीतर या पॉली हाउस में की जाती है। इनमें पर्यावरण की दशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्टिकल कृषि का बुनियादी उद्देश्य कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पौधे उगाना है। इसमें क्षैतिज की तरह वर्टिकल जगह का इस्तेमाल किया जाता है। इस बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहरों में जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जगह कम होती है, वहाँ पर कम जगह में भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। और वर्टिकल गार्डनिंग का मतलब होता है कि प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर पर हम पौधों को रखते हैं। और बागवानी कई तरह से करते हैं। एक तो लैंडस्केपिंग के साथ हम वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं, और दूसरे मल्टीप्लिकेशन। अगर आप नर्सरी मैन हैं, अगर आपकी एरिया कम है तो वहाँ पर भी हम पौधों को जो प्रसारण करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर बना के अपने पौधों को रखते हैं और फिर उनसे पौधे बनाते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंस है कि वर्टिकल फार्मिंग भी या वर्टिकल गार्डनिंग, यानी वो वेजिटेबल्स की और फूलों की, दोनों की जा सकती है और सालों भर की जा सकती है। बढ़ती जनसंख्या और कम होती कृषि योग्य वो फ्लावर्स के हो, फोलिएज प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वो उसके अंदर सारे उसके रिक्वायरमेंट को मीट आउट करते हैं। चूँकि ग्रीन हाउस में जगह कम होती है तो उसके हम लेयर बना लेते हैं, 3 लेयर्स, 4 लेयर्स, 2 लेयर, यानी टायर सिस्टम में सेल्फ बना के हम उसमें पौधों को रखते हैं और देन उसके सारी सुविधाएं हम उसको रखते हैं। इसको एक तरह से कहिए कि हमारे पौधे दीवार के सहारे हैंग रहते हैं। और यहीं पर मैं दीवार की बात कर रहा हूँ, तो शहरों में
जहाँ पर वातावरण बहुत टफ है और फूल पौधों का संख्या कम है, तो वहाँ पर हम दीवार के साथ भी वर्टिकल गार्डनिंग करते हैं। यानी दीवार की पूरी एरिया को हम ग्रीन फोलियज प्लांट में बदल देते हैं। उसमें करते क्या है कि दीवार के सहारे हम एक स्ट्रक्चर, स्टील का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उस स्ट्रक्चर पर 1 से 1.5 फीट का स्लैब्स बनाते हैं और उस स्लैब्स में हम छोटे छोटे प्लास्टिक के पॉट्स लगा के उसमें हम पौधों को, डिफरेंट टाइप के पौधों को, जो ऐसे पौधे जिनकी रिक्वायरमेंट कम हो और सालों भर हरे भरे रहते हों, कलरफुल रहते हों, उनको लगाते हैं और ड्रिप से जोड़ देते हैं, तो उनकी सिंचाई भी होती रहती है। तो पूरी दीवार हमको जो है रंगीन पौधों से भरा हुआ हरा भरा दिखता है। तो इससे फायदा ये होता है कि वातावरण हमारा शुद्ध हो जाता है और प्रति वर्ग मीटर की जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अगर हम नर्सरी करते हैं या वेजिटेबल्स करते हैं, तो हमारी 3 to 4 टाइम्स हमारी प्रोडक्शंस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे इसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ हमारी आमदनी भी बढ़ जाती है। इस समय वर्टिकल कृषि मुख्य रूप से बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में होती है। यहाँ उद्यमियों ने शौकिया तौर पर वर्टिकल खेती की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में व्यावसायिक उद्यम का रूप दे दिया। इन शहरों में बहुत से उद्यमी हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसे जानी मानी प्रणालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों को पानी में उगाया जाता है। इस पानी में आवश्यक पादप पोषक मिलते हैं। एरोपोनिक्स में पौधों की जड़ों पर केवल मिश्रित पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। गमले में लगे पौधों के मामले में आमतौर पर मिट्टी की जगह परलाइट, नारियल के रेशे, कोकोपीट, फसलों का फूस या बजरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल वर्टिकल गार्डनिंग का प्रचलन विशेष तौर से शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में, जहाँ कंकड़ पत्थर और दीवारें हैं, ईंट है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पर कम जमीन में और उसके लैंडस्केप एंड डिजाइनिंग करते हैं वर्टिकल गार्डनिंग के साथ, और इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं जो उसके सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। तो यही वर्टिकल गार्डनिंग है और इसके आने वाले दिनों में इसका काफ़ी संभावनाएं हैं और लोग इसको पसंद करते हैं, क्योंकि हर आदमी वातावरण फ्रेंडली होना चाहता है, वातावरण के साथ रहना चाहता है। तो इस तरह से आप गार्डनिंग करके आप अपने आसपास हरा भरा कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।